जी लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर ऑफ CA CAF लेवल. Most interesting paper of CA CAF level, CAF 6 managerial and financial analysis. Managerial and financial analysis. इस क्या हो सकता है ये पेपर जो हम पढ़ने आए हैं आज? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं, वो FR1 FR2 था. डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग वो कॉस्ट है. बजटिंग एक छोटा सा एक चैप्टर है इसके अंदर. मतलब बजटिंग हो सकती है पेपर, कुछ और हो सकता है. एथिक्स कोड. एथिक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है बिजनेस मैनेजमेंट. सर? क्या हो सकता है पेपर? एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट. एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की उसको बारे में एनालिसिस करके फिर उसकी मैनेजमेंट करना, फिर रिस्क मैनेजमेंट. सर क्या हो सकता है पेपर? फिर भी क्या दिमाग में क्या आता है? मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस मैनेजमेंट. मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है. अकाउंटिंग से रिलेटेड वो FR1 FR2 इंट्रो टू अकाउंटिंग, वही 3 पेपर थे. ये अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है. मिस क्या हो सकता है ये पेपर? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट किस चीज़ की? बिजनेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकला, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है यहाँ पे. सर क्या हो सकता है ये पेपर? मैनेजमेंट किस चीज़ की? कंपनी की मैनेजमेंट. और फाइनेंशियल एनालिसिस क्या हो सकता है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकलो. बिजनेस मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बनानी है. फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? एनालिसिस आपने करना है कि आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे देनी है. ग्रोथ कैसे देनी है? कैसे ग्रोथ दी जा सकती है बिजनेस को? पॉलिसीज मेकिंग जो होती है. पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या हो सकता है? जैसे आप पॉलिसीज बनाते हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनाते हैं उसमें कंपनी में, या फिर जो उनकी लेबर पॉलिसीज हों, इस टाइप की पॉलिसीज. सर क्या हो सकता है पेपर? बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है. चले जी, मैनेजरियल एनालिसिस मैं भी कहता हूँ कि ये जो एरिया है ये बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि बिज़नेस को आपने कैसे मैनेज करना है. बिज़नेस को मैनेज करना है मीन बिज़नेस की स्ट्रैटेजी मेकिंग करनी है, बिज़नेस की प्लानिंग करनी है. उसमें आपने डिफरेंट फैक्टर्स को देखना होता है. इकोनॉमिक फैक्टर को आपने देखना है कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है. पॉलिटिकल फैक्टर्स को आपने देखना है, गवर्नमेंट जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं हमारे बिज़नेस के बारे में. टेक्नोलॉजी फैक्टर को आपने देखना है, टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो वो इधर इनोवेट हो रही है या नहीं हो रही. सोशल फैक्टर को हमने देखना है, सोसाइटी जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारे बिज़नेस को प्रेफर करने वाली है या नहीं है. सोसाइटी के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, जिसमें हमें बिज़नेस चेंज करने की ज़रूरत है. तो बिज़नेस को मैनेज करने के लिए हमने फैक्टर्स देखने हैं. वो कहाँ पे देखने हैं? मैनेजरियल एनालिसिस. कंपटीशन को देखना है, जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में कंपैक्टर हमारे कितने हैं, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. ये चीज़ें हमने देखनी है मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर. ये बात तो समझ आ रही है. बिजनेस मैनेजमेंट है ये. फाइनेंशियल एनालिसिस है. फाइनेंशियल एनालिसिस है फाइनेंस को मैनेज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं, फाइनेंस को मैनेज करना. फाइनेंस एक बिज़नेस को कहाँ से मिलता है? इक्विटी के थ्रू मिलता है, डेट के थ्रू मिलता है. इक्विटी के थ्रू मिलता है, डेट के थ्रू मिलता है. तो उसको कैसे मैनेज करना है? आइदर हमें इक्विटी पे जाना चाहिए, हमें डेट पे जाना चाहिए. इक्विटी पे जाते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं. डेट पे जाते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं. इक्विटी पे जाना हमारे लिए चीप होगा या डेट पे जाना चीप होगा. तो ये चीज़ें देखेंगे हम कहाँ पे? फाइनेंशियल एनालिसिस में. फाइनेंशियल एनालिसिस में हम देखेंगे कि एक बिज़नेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी फेस करना पड़ते हैं. फाइनेंशियल रिस्क, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं. डॉलर का रेट अप डाउन हो रहा है तो इससे हमें कोई रिस्क है?
Yes. यस है, फेस करना पड़ता है कि अगर इंपोर्ट करते हैं, आज जितने की इंपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर डॉलर का रेट आपको चला गया तो इंपोर्ट हमारी महंगी हो जाएगी। महंगी होने से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, तो फाइनेंशियल रिस्क है। Yes. एक्सपोर्ट करते हैं, Yes. एक्सपोर्ट करते हैं, आज डॉलर बहुत ऊपर है, कल को अगर इमरान खान ने कोई अच्छे काम कर दिए और डॉलर नीचे आ गया तो रिस्क है हमें। यस, डॉलर का रेट नीचे आने से हमारी एक्सपोर्ट सेल जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। तो ये रिस्क है। Yes. क्या ख्याल है? ये क्या है? फाइनेंशियल रिस्क है, पैसे से रिलेटेड रिस्क है। इसको कैसे मैनेज करना है ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। क्या ख्याल है? मैनेजरियल एनालिसिस में बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, उसको मैनेज करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है, किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, और फाइनेंशियल एनालिसिस में फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ें हम देखेंगे कहाँ पे, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। मीन ये कोई 2 पार्ट बनेंगे हमारे पेपर के। पेपर के बेसिकली 2 नहीं 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। एक पहला पार्ट है हमारे पास मैनेजरियल एनालिसिस का, जिसके अंदर हमारे पास कोई पहले 8 नहीं 9 चैप्टर्स हैं। टोटल हमारी बुक में 17 चैप्टर्स हैं, 17, जिसमें से पहले 9 चैप्टर हमारे किसके ऊपर हैं, मैनेजरियल एनालिसिस के ऊपर, जिसमें मेनली 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक एक्सटर्नल एनालिसिस का टॉपिक है, एक्सटर्नल एनालिसिस, जिसके ऊपर हमारे पास कोई 6.5 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर कंप्लीट और चैप्टर 7 का हाफ। एक इंटरनल एनालिसिस का एरिया है हमारे पास, जिसके ऊपर हमारे पास कोई 1-1.5 चैप्टर है, और एक एथिक्स का एरिया है हमारे पास, जिसके ऊपर हमारे पास एक पूरा चैप्टर है। मीन कोई 3 मेन टॉपिक्स हैं मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर। एक्सटर्नल एनालिसिस मीन आउटसाइड द बिजनेस, हमने कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करना है, इकॉनमी को एनालाइज करना है, सोसाइटी को एनालाइज करना है, पॉलिटिकल फैक्टर को एनालाइज करना है, टेक्नोलॉजी आउटसाइड द बिजनेस डेवलप हो रही है नहीं हो रही, उसको एनालाइज करना है। इंटरनल एनालिसिस मीन विद इन द बिजनेस में हमने कुछ फैक्टर्स देखने हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को देखने हैं, उनकी स्किल्स को देखना है, अपनी मशीनरी, अपने एसेट्स को देखना है, अपने ऑपरेशंस को देखना है अच्छे हैं या नहीं है, अपने डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को देखना है, अपनी प्रोडक्ट्स को देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, कौन सी कम दे रही है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो वो क्या होगा, इंटरनल एनालिसिस। और एक बिज़नेस को क्या करना चाहिए, एथिकली भी बिहेव करना चाहिए, मीन तमीज़ के दायरे में रहते हुए बिहेव करना चाहिए। वो तमीज़ भी हमें सिखाई जाएगी कहाँ पे, एक पूरे चैप्टर में। मीन ये पहले 9 चैप्टर हमारे बनेंगे किस चीज़ के ऊपर, मैनेजरियल एनालिसिस के ऊपर। जहाँ से एग्जामिनर का हमारे साथ प्रॉमिस है कि भाई यहाँ से 35 से 45 मार्क्स का पेपर टेस्ट होगा, मीन 40 नंबर का पेपर मस्ट टेस्ट होगा। और अभी पिछला पेपर जब टेस्ट हुआ है तो एग्जामिनर ने बड़ी खूबसूरती से इस ग्रिड को फॉलो किया है। बुक के अंदर देखा जाए तो इन 9 चैप्टर्स के ऊपर रटा भी अच्छा खासा दिया गया है, लेकिन अभी पेपर के अंदर उसने 1 नंबर भी रटा टेस्ट नहीं किया। टोटली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उसने टेस्ट किए। मीन इनके अंदर देखा जाए कोई 9 चैप्टर्स में हमारे पास कोई 10 मॉडल्स हैं, 10 मॉडल्स हैं। उन मॉडल्स के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की टेस्टिंग हुई है। इस मीन हर मॉडल सेट के 3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने और लिख के करने, तो उनमें से कोई 3-4 मॉडल के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो हम टैकल करने के काबिल बन जाएंगे। ये क्या है हमारा मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया, अबाउट 40 मार्क्स, हाँ मैक्सिमम 45 तक भी जा सकते हैं। यहाँ से अभी तक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट हुए हैं, आगे भी चांस है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही टेस्ट होगा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो ये एरिया हमारा कवर होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया, जिसमें हमारे पास रिमेनिंग जो है वो कोई 9 निकाल दिए, 17 में से बाकी कितने बच गए, 8 चैप्टर है हमारे पास। उसको आगे उसने फर्दर 2 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया, बल्कि 2 नहीं 3 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया। एक चैप्टर इसके अंदर प्योरली स्टैट के ऊपर उसने रख दिया, चैप्टर नंबर 10।
जिसमें क्या है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, क्यूएम में हमने बचपन में पढ़ा है, वो हम यहाँ पर भी दोबारा पढ़ेंगे। हमने कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी है बचपन में, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने हाइपोथेसिस के अंदर कोई जी टेस्ट, टी टेस्ट भी पढ़ा है बचपन में, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनको 5 को लेक्चर का हमारा ये एरिया है चैप्टर 10 स्टैट का, जिसमें से अभी पेपर में एग्जामिनर ने कुछ 6 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट किया। मीन मैक्सिमम हुआ कि 10 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं टेस्ट होगा इस चैप्टर में से। लेकिन चूँकि हमने स्टैट पढ़ी हुई है, 4-5 लेक्चर में हम और कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये एरिया हम सिक्योर कर लेंगे और ये पेपर में अच्छे मार्क्स हैं पूरे हमें मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा एरिया हमारे पास फाइनेंशियल एंड रिस्क एनालिसिस। मीन फाइनेंशियल एनालिसिस का जो मेन एरिया है वो ये है, और ये पूरा का पूरा एरिया पहले कैफ लेवल पे कभी भी नहीं होता था। ये सारा का सारा सीए फाइनल में बीएफडी एक पेपर है, वहाँ से उठाया गया। इनफैक्ट ये पेपर बनाने का मकसद ही क्या था, क्यों इस पेपर से पहले होता था बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडी, BMBS। मीन फाइनेंस का कैफ लेवल पे कोई पेपर नहीं था, और बच्चा जब बीएफडी में जाता था फाइनेंस पहली दफ़ा देख के परेशान हो जाता था। अदरवाइज सीए फाइनल के जितने भी पेपर हैं सब का नीचे आप कुछ ना कुछ पढ़ के गए हो। अकाउंटिंग FR1 FR2 पढ़ के गए हो, ऑडिट आप पढ़ के गए हो, बिजनेस मैनेजमेंट आप पढ़ के गए हो, टैक्स आप पढ़ के गए हो, लॉ आप पढ़ के गए हो। सिर्फ एक ये बीएफडी ऐसा पेपर था जिसका नीचे कुछ भी कैफ लेवल में बच्चों ने पढ़ा नहीं होता था, और वहाँ पे जाके परेशान हो जाते थे। अगर ये बाकी फाइनल लेवल के जितने भी पेपर हैं उनका मोर देन हाफ चीज़ें आप पहले से पढ़ी हुई होती हैं। तो बीएफडी फाइनेंस की कुछ चीज़ें कैफ लेवल पे भी होनी चाहिए, तो उन्होंने ये पेपर डिज़ाइन किया और फाइनेंस की कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डाल दी। और ये फाइनेंशियल एंड रिस्क एनालिसिस के ऊपर हमारे पास कुछ 4 चैप्टर हैं। एक चैप्टर 11 और 12 है, आपस में मिलते जुलते चैप्टर हैं। मीन ये मेनली वो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इक्विटी को कैसे मैनेज करना है, डेट को कैसे मैनेज करना है। और एक चैप्टर 13 और 14 है जो मेनली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। मीन ये आपस में दोनों इंटर रिलेट करते हैं। ये किसके हैं, रिस्क के चैप्टर हैं 2, और 11-12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 चैप्टर हैं। और उसके बाद एक तीसरा एरिया है बजटिंग एंड प्रोजेक्शन, और ये एरिया ये एक चैप्टर को छोड़ के वर्किंग कैपिटल, बजटिंग, कॉस्ट, जब कैफ 8 होता था तो उसके अंदर बजटिंग भी होता था और ये प्रोजेक्ट अप्रेजल भी एक चैप्टर होता था। तो 2 चैप्टर उसने कॉस्ट से निकाल के MFA में डाल दिए, और कॉस्ट को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और छोटा करके उसको कैफ 8 से कैफ 3 बना दिया, ताकि बच्चे छोटे छोटे जो है AFC PRC लेवल से जब सीधा आए तो पहले कॉस्ट पढ़े। और ये चीज़ें थोड़ी लेवल की थी, उनको निकाल के कहाँ पे ले गए, कैफ 6 में। क्यों, इनका लेवल थोड़ा हायर है, लेवल हायर है, तो इनको कहाँ पे लिख दिया, कैफ 6 के अंदर रख दिया। मीन ये प्योरली वही बजटिंग है जो अगर आपने कॉस्ट में पढ़ी थी तो सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। और ये वही प्रोजेक्ट अप्रेजल मीन NPV IRR है जो कॉस्ट के अंदर था, कोई चेंज नहीं है। अगर कॉस्ट पहले पढ़ी हुई है और ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो नहीं पढ़ी हुई तो कोई मसला नहीं, हमने पढ़नी है। मैं तो यही ज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से कोई भी कॉस्ट पढ़ के नहीं आया, कोई भी कॉस्ट पढ़ के नहीं आया। हाँ, ये एक वर्किंग कैपिटल का चैप्टर, ये कहाँ से आया, ये भी BFD से आया यहाँ पे। मीन ये कोई 5 चैप्टर, 5 में से बल्कि ये जो चैप्टर 13 है ये तो CA की हिस्ट्री में पहले किसी भी पेपर में होता ही नहीं था। ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट। CA के किसी पेपर में ना कभी था ना और किसी पेपर में है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी पेपर में एक नया एरिया ऐड किया गया है रिस्क मैनेजमेंट का। बाकी ये चैप्टर 11, 12, 14 और ये एक चैप्टर 16 होगा वर्किंग कैपिटल का। ये 4 चैप्टर BFD से आए हैं, 2 चैप्टर बजटिंग और प्रोजेक्ट अप्रेजल ये प्रीवियस कॉस्ट से इंक्लूड किए गए हैं। एक स्टैट का चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और इसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट BMBS से पेपर होता था।
बिजनेस मैनेजमेंट का एक वो पेपर है, एक बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है CFAP 3 SPM स्ट्रैटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो CFAP 3 वाली हैं, BMBS वाली नहीं है। अगर किसी ने BMBS पढ़ा और कहे कि उस पढ़ने से ये पेपर बड़ा आसान हो जाएगा तो उसकी भूल है। क्यों, ये जो एरिया है बिजनेस मैनेजमेंट का, ये CFAP 3 वाला एरिया है। इनफैक्ट बुक के अंदर वर्डिंग भी CFAP 3 की ही कॉपी पेस्ट की गई है। वर्डिंग छोड़ो, उसने उसकी तरतीब भी वही रखी हुई है, वही हेडिंग, वही मटेरियल, इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी CFAP 3 वाले दिए हुए। इसमें ये फाइनल लेवल का एरिया है, CA फाइनल लेवल का एरिया, और वैसे ही टेस्टिंग यहाँ पे भी हो रही है जैसे CA फाइनल लेवल पे होती है। ये एक बिल्कुल नया एरिया आया है एथिकल डिसीजन मेकिंग। इसमें 2 मॉडल हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग के, जो CA की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं होते थे। हाँ, ACCA ICW में सदियों से चल रहे थे, तो देखा जाए तो सेम वहीं से शायद कॉपी किए गए। BMBS पढ़ा हुआ है तो BMBS का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये CA फाइनल लेवल का एरिया है, ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। हाँ, ये चीज़ें कुछ सुनी देखी हैं, थोड़ा सा 80% वही है, कुछ 20% चेंज होगा इसके अंदर QM के अलावा। और इधर देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं। क्यों, BFD से उठाई गई हैं। ये 2 पहले भी कॉस्ट का पार्ट थे तो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गए। हाँ, ये एक एरिया BFD से उठाया गया, तो यूँ मिला के ये कोई 17 हमारे पास चैप्टर बनेंगे। मैनेजरियल एनालिसिस के ऊपर कोई टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जहाँ से कोई 35 to 45 मीन 40 मार्क्स का सुच्चा पेपर है ही है। उसके बाद आ जाए फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट मीन स्टैट वाले चैप्टर को इंक्लूड करके ये टोटल 5 चैप्टर जो हैं 10 to 14, इसकी वेटेज उसने दी है 30 to 45 मार्क्स। 30 to 45 मार्क्स मीन अगर वो यहाँ से 40 मार्क्स टेस्ट करता है, यहाँ से 40 मार्क्स टेस्ट करता है, तो पीछे फिर उस एरिया के लिए कितने बचेंगे, 20 मार्क्स। हाँ, अगर यहाँ से 35 मार्क्स टेस्ट करता है तो फिर वो एरिया 25 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा। और उस एरिया में 3 चैप्टर हैं, एक बजटिंग, एक वर्किंग कैपिटल और एक प्रोजेक्ट अप्रेजल। बजटिंग के पास पेपर के अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अगर कभी भी कोई बड़ा क्वेश्चन आया है तो 15 से 20 नंबर का, इससे कम बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। इन अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन उसने बनाना है बजटिंग के ऊपर तो 15 से 20 नंबर का बनता है। लेकिन अगर 15 से 20 नंबर का बजटिंग की टेस्ट कर ले तो बाकी 2 एरियाज, इसलिए अगर बजटिंग से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो इजी बनेगा। उस तरह से वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करें तो इसके ऊपर भी पास में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन कभी बना था तो वो 15-18 नंबर का ही बना था। हाँ, अगर 10 नंबर पे आता था तो क्वेश्चन ईजी हो जाता था। तो अभी पिछले पेपर में उसने क्या किया है, 10-12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मीन मिक्स करके बनाया है। अभी भी एक एरिया इसमें सेक्रीफाइस हो रहा है वर्किंग कैपिटल का। मीन तीनों में से अगर कोई प्रॉपर क्वेश्चन बनाया जाए तो 2 एरियाज़ पे बन सकते हैं, और 2 एरिया पे बनाने के बावजूद भी उसके पास इतना मार्जिन नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन टेस्ट कर सके, मीन छोटा क्वेश्चन टेस्ट कर। तो ये हमारा सिलेबस है, कोई टोटल 17 चैप्टर्स हैं। सिलेबस हमारा कल 29 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा। पेपर हमारा होगा सितंबर में हमारा पेपर होगा। कोशिश है हमारी कि हमने 31 जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विद 100 लेक्चर्स। मीन टोटल 100 लेक्चर्स हमारे होंगे, 100 लेक्चर्स होंगे। इन 100 लेक्चर्स में 31 जुलाई तक हमने सिलेबस अपना वाइंड अप करना है। हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, साथ प्रैक्टिस हम इतनी करेंगे कि आप लोग परेशान हो जाओगे। उतनी प्रैक्टिस आपको पूरी मार्केट में कोई नहीं करवाएगा। कहाँ से हम पढ़ेंगे, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, अपनी हमारी एक बुक 1 वीक तक मार्केट में आ जाएगी।
उसके अंदर सारा स्टडी मटेरियल भी होगा, उसके अंदर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे और कोई बुक और कोई नोट्स कोई चीज़ हमें देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चीज़ें सारी की सारी आप लोगों के लिए नहीं हैं। वो लोग जो समझ रहे हैं कि हमने पहले कॉस्ट में बजटिंग एनपीवी पढ़ा हुआ है, वो अपने दिमाग से निकाल दें कि पढ़ा हुआ है। ज़ीरो से हम हर चीज़ पढ़ेंगे, तो सारी की सारी चीज़ें नहीं हैं। डेली बेसिस पे हम कुछ नया कर रहे होंगे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया हो रहा होगा। हाँ, कभी ऐसे होगा कि मंडे को हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, उसकी बेसिक हमने मंडे को कवर की है, आगे पूरा वीक उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, हर क्वेश्चन के अंदर भी हम कोई उसी के अंदर थोड़ी थोड़ी और एडवांसमेंट लेके आते चले जाएंगे। तो अगर मंडे वाला लेक्चर आपका मिस हो गया तो आगे आने वाली 5 क्लासेस भी बैठने का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पेपर पास करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना पड़ेगा। पेपर इजी है या मुश्किल है? मेरे ख्याल से सीए का सबसे मुश्किल पेपर ये है। सीए का सबसे मुश्किल पेपर समझा जाता है बीएफडी को। सीए का सबसे जो मुश्किल पेपर है वो क्या है? बीएफडी। जिससे भी पूछोगे बीएफडी, सीनियर से पूछोगे बीएफडी। लेकिन अब बीएफडी से 5 चैप्टर जब यहाँ पे आ गए तो सीए का सबसे मुश्किल पेपर कौन सा बन गया? एमएल। क्यों? ये अगर आपने कर लिया तो आधी बीएफडी होगी, तो क्या फिर बीएफडी मुश्किल रहा? नहीं। ये आपने कर लिया, आधा आपका CFAP 3 BMS भी हो गया। तो सबसे जो मुश्किल पेपर है सीए का वो ये है। आसान कब होगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे क्लास में आते रहोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, बड़ा इंजॉय करोगे इसे, हर टॉपिक को आप इंजॉय करोगे। क्यों? हम प्रैक्टिकल अप्रोच से हर टॉपिक कवर कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लिंक करते हुए हम कवर कर रहे होंगे और बड़ा इंजॉय करते चले जाओगे। हाँ, अगर एक छुट्टी करोगे अगले दिन आके दुनिया ही नहीं होगी, दुनिया नहीं होगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, पता नहीं क्या किए जा रहा है ये। क्यों? इसने कल ही क्यों स्टार्ट किया जब मैंने छुट्टी करनी थी? कसूर मेरा ही होगा ना, क्या कहला है? तो फिर पेपर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करनी है रेगुलर बेसिस पे अपने आप को मना के किसी तरह से क्लास में यहाँ पे ला के बिठाना है। यहाँ पे ला के बिठाओगे ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी, नहीं बिठाओगे ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होगी। अभी पहली अटैम्प्ट इसकी गुजरी है, एक इजी अटैम्प्ट थी, मुश्किल अटैम्प्ट नहीं थी। इजी था पेपर, मुश्किल नहीं था, एक मॉडल पेपर था। वहाँ से आइडिया हो गया था कि हाँ इन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे हमने प्रैक्टिस किए और वैसे आगे स्टूडेंट्स का पेपर बड़ा अच्छा अटैम्प्ट हो गया और सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं कि पास हो जाएगा। आने वाली अटैम्प्ट भी इसकी ईजी ही होगी। क्यों? एग्ज़ामिनर को कोई 2-3 अटैम्प्ट्स लगेंगी पेपर को समझने में, लेकिन उसके बाद ये पेपर तौबा करवा देगा। इसलिए कोशिश करनी है इस पेपर को इसी अटैम्प्ट में पास करना है। क्यों? अटैम्प्ट ईजी होगी और उसके लिए रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना पड़ेगा। अगर क्लास में नहीं आ सकते, रेगुलरिटी नहीं बन सकती, तो फिर ये पेपर अभी छोड़ दो, तब पढ़ना जब रेगुलर हो सको, या ऑनलाइन पे चले जाओ। लेकिन ऑनलाइन पे जब बंदा रेगुलर नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन भी रेगुलर नहीं है। तो एंड वाले मंथ में 60 लेक्चर लेके बैठा होता है, 2 की स्पीड पे चल रहे होते हैं, शां ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और समझता है कवर हो गया। नहीं, लेक्चर सुन तो लिया, उसको भाई प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम चाहिए। सो डेली हमारा 1 आवर एंड 15 मिनट्स का लेक्चर होगा, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे का लेक्चर नहीं है, 1 घंटा 15 मिनट। और क्लास के अलावा आपको डेली 2 घंटे ये पेपर की प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए चाहिए। कितने घंटे? 2 घंटे। मीन डेली बेसिस पे हमें 3.5 घंटे ये पेपर पढ़ना पड़ेगा, नहीं 3.25 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्लास 1 घंटे की, लेकिन हम पढ़ा हम 1 घंटा ही करेंगे। मीन अफेक्टिवली देखा जाए तो आपको 3 घंटे अफेक्टिवली ये पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना है। इस मीन ये पेपर पास करने के लिए आपको 300 घंटे पढ़ना है। वो 300 घंटे इस अटैम्प्ट में पूरे कर लोगे तो इस अटैम्प्ट में पेपर पास हो जाएगा। अगर इस अटैम्प्ट में 300 घंटे पूरे नहीं हुए तो बाकी फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में हमें पूरे करके पास करना पड़ेगा। डिसाइड आपने करना है।
इस सेप्टेम्बर में 300 घंटे पूरे करने हैं या फिर ट्राई करना, करके देख लो। 300 घंटों से कम पे अगर ट्राई करना है तो करके देख लो, लेकिन ये आपको हकीकत बता रहा हूँ कि 300 घंटे आपको देना पड़ेंगे ये पेपर पास करने के लिए। सो आज से जाके अपना एक टाइम टेबल लिखना है, जिसमें सबसे पहले आपने एक चीज़ जो मैनेज करनी है वो है अपना स्लीप टाइम। कौन सा टाइम? क्यों? ये अगर मैनेज हो गया, दुनिया की हर चीज़ आप मैनेज कर लोगे। अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो दुनिया की कोई चीज़ आपसे मैनेज नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने अपना स्लीप टाइम लिखना है एक टाइम टेबल में। क्यों? टाइम टेबल बनाए बिना, अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाए बिना, अपनी रूटीन बनाए बिना सीए नहीं होता। किसी ने किया है तो देख लो, मेरा नहीं ख्याल किसी ने किया। तो अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाना पड़ेगा, अपनी एक रूटीन बनाना पड़ेगी, फिर जाके सीए होगा। पीछे जो हुआ सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब से ऑनवर्ड अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो सीए होगा। लोग कहते हैं सीए है 5 से 6 साल का, मैं कहता हूँ सीए सिर्फ 1 साल का। कौन सा 1 साल? कैफ का पहला 1 साल। अगर उस 1 साल में आपने 6 पर्चे पास कर लिए तो बिलीव मी, सीए कुछ भी नहीं। सीए कब मुश्किल होता है, ये कब नहीं होता, जब कैफ के पहले 1 साल में आपने 6 पर्चे पास नहीं किए। उसके बाद फिर अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स लगती हैं। ऐसे गंदे जरासीम अंदर आते हैं जिनकी बाद में वैक्सीन ना बनी है ना मिलती है, और सीए लटक जाता है, या होता ही है। तो सिर्फ 1 साल की गेम है सीए। और 1 साल कौन सा है? कैफ का 1 साल। अगर उसमें आपने 6 पर्चे पास कर लिए तो आपके अंदर आगे अच्छे जरासीम, वो अगले 2 पेपर अगली टाइम में पास करवा देगा और कैफ हो गया। कैफ हो गया, उसके बाद फॉर्म में चले गए, फाइनल बिलीव में कुछ भी नहीं है। आधा सिलेबस आपने वैसे ही कैफ में पढ़ा हुआ है। हर सब्जेक्ट का आधा सिलेबस आप कैफ में पढ़ के जा रहे हो फाइनल में, तो बाकी आधा हो जाता है। मेन जो काम है वो कैफ का 1 साल है कि 1 साल में आपने 6 पर्चे पास करने हैं, और पर्चे पास करने के लिए आपको अपना ही रूटीन, अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आज का आपका होमवर्क है कि आपने जाके एक पेज और एक पेन उठाना है और उसके ऊपर अपना एक टाइम टेबल आज से ऑनवर्ड डेली की रूटीन का लिखना है। सबसे पहले जो आपने टाइम लिखना है वो लिखना है अपना स्लीप टाइम, कि आपने कब सोना है और कब उठना है, और कितने घंटे आपको डेली रूटीन में सोना है। एटलीस्ट 8 आवर्स, 5, 6, 4 घंटे नहीं, एटलीस्ट 8 घंटे। फिर जाके आपकी बोन्स, आपकी बॉडी पार्ट्स रिपेयर प्रॉपर होंगे तो लॉन्गर आवर्स बैठ के पढ़ सकोगे। 8 घंटे आपकी अगर नींद पूरी नहीं है तो पढ़ने बैठोगे, सर में दर्द हो गई है, लक में दर्द निकल आई है, इधर दर्द निकल आई है, चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है, नौजिया हो रहा है, तो वो होगा ही होगा। क्यों? नींद ही पूरी नहीं। ये पूरी होगी तो लॉन्गर आवर्स बैठ के पढ़ सकोगे ना। कितनी नींद चाहिए? 8 घंटे। तो सबसे पहले ये आपने टाइम अपना मेंशन करना है उस टाइम टेबल के ऊपर, और ये टाइम आपने तब से स्टार्ट करना है जब आप वाकई अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ सकते हो। 8 बजे छोड़ सकते हो तो 8 बजे से स्टार्ट कर लो, 10 बजे छोड़ सकते हो 10 बजे से स्टार्ट कर लो, 12 बजे छोड़ सकते हो तो 12 बजे से स्टार्ट करो। क्यों? अगर आप उस टाइम पे जहाँ पे आपने स्लीप टाइम स्टार्ट किया वहाँ पे अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकते तो फिर आपका ये टाइम मैनेज नहीं हुआ। ये मैनेज नहीं हुआ तो कुछ भी मैनेज नहीं हुआ। तो सबसे पहले स्लीप टाइम 8 घंटे आपने कब से कब तक सोना है, यह आप पे डिपेंड करता है। बेस्ट स्लीप टाइम है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के दरमियान जो 6 घंटे हैं, ये मस्ट सोना। इसको 9 कर लो, 9 से 5 कर लो, सुबह फजर की नमाज भी पढ़ी जा सकती है। क्या कहना? 10 से 6 करोगे तो शायद फजर की नमाज छूट जाएगी। 9:30 से 5:30 कर लो तो आजकल फजर की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। आगे थोड़ा टाइम के बाद आपको 9 से 5 करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो प्लीज़ ये 1 साल अगर बाकी चीज़ों को सेक्रीफाइस करोगे तो बिलीव मी बाद में आप इनको डबल ट्रिपल इंजॉय करोगे। हाँ, अगर आप ये कहो कि बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहें और स्टडी भी हो जाए, सीए भी हो जाए, तो ये नहीं होने वाला।
इसलिए कुछ चीज़ें आपको एक साल सेक्रीफाइस करना पड़ेगी, एक साल अपने आप को महज़ब बनाना पड़ेगा, अपनी रूटीन बनाना पड़ेगी अगर वाकई ही सीए करना चाहते हो तो। वरना चल रहे हो जैसे चल रहे हो, दुनिया भी चल रही है, आप भी चल रहे हो। पास होने वाले स्टूडेंट वैसे ही दुनिया में बहुत ज़्यादा, रैंकिंग कम है, फेल होने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आप भी ज़्यादा नहीं। तो प्लीज़ जाके पहले अपना स्लीप टाइम मेंशन करना है, फिर क्लासेस का टाइम मेंशन करना है, कब कब किस किस सब्जेक्ट की आपकी क्लास है, और फिर आपने मेंशन करना है कि इस सब्जेक्ट का मैंने डेली बेसिस पे पढ़ना कब है। इस पेपर के लिए 2 घंटे आपको स्पेयर करने हैं डेली बेसिस पे, क्लास के अलावा। ये आज आपने जाके काम करना है, ये मुश्किल नहीं है। सुबह अगर 7-8 बजे आप क्लासेस स्टार्ट करो ना, तो 12-1 बजे तक आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं 3 सब्जेक्ट की। 1 घंटा 1.5 ब्रेक लो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो, तो शाम 7 बजे तक तीनों के तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ चुके होते हो। 7 से 10 उठा लो मोबाइल, दुनिया को तंग करो, देखो कौन कौन ऑनलाइन है, देखो सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है। 10 बजे सो जाओ, सुबह उठो, फिर 8 बजे क्लास में आओ, रूटीन फॉलो करो, शाम को 7 बजे फिर वेले। मंडे टू सैटरडे ये काम करना है, संडे ना क्लासेस है ना पढ़ने को कुछ है, याशी करो। क्या मुश्किल काम है ये? कम ऑन, मुश्किल हम बनाते हैं कब? जब हमारी कोई रूटीन नहीं है, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, जब हम मन मर्जी से चाह रहे होते हैं, जब दिल करेगा पढ़ेंगे, जब दिल करेगा कुछ भी करेंगे। तो फिर सीए नहीं होता, फिर वही होता है जिस पे दिल कर रहा होता है, और बाद में वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता। क्यों? सक्सेस नहीं है, पेपर पास नहीं है। तो प्लीज़ आज जाके अपना एक टाइम टेबल बनाएं, स्लीप टाइम पहले मेंशन करें, उसको लिखते वक्त मोबाइल फैक्टर को मस्ट कंसीडर करें, क्या मैं इस टाइम पे मोबाइल छोड़ सकता हूँ? क्या ख्याल है कि मोबाइल छोड़ सकता हूँ? उस वक्त मोबाइल वाली ना छूटे, ये भी मसला आ सकता है। कुछ लोगों की घर को रात को कॉलें आना होती हैं, सारी रात घर से कॉलें चलती हैं, तो वो फैक्टर भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्या मैं मोबाइल इस टाइम पे छोड़ सकती हूँ? तो दिस मीन सो सकती हूँ। उसके बाद देखो क्लासेस का टाइम क्या है, उसके बाद लिखो हर सब्जेक्ट का टाइम, कब हमने किसको क्या देना है, और उस रूटीन के अकॉर्डिंगली चलो। ये 6 माह में 3 पर्चे, क्या 4 पर्चे हो गए, और वो 1 साल की गेम पूरी हो जाएगी। वरना चल रही है ज़िंदगी जैसे चल रही है, बाकियों की भी चल रही है, आपकी भी चलती जाएगी। कब होगा सीए? कभी तो हो ही जाएगा, ना भी हुआ तो खैर है, बाकी चीज़ें तो इंजॉय हो रही हैं। या वो चीज़ें बाद में डबल ट्रिपल इंजॉय करनी है। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि कुछ कॉलेजेस ये एडवोकेट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट 2 टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। ये बेसिकली 2 टीचर्स कहाँ पे पढ़ा रहे हैं जहाँ पे एक टीचर को पूरा सब्जेक्ट आता ही नहीं है। जहाँ पे एक टीचर को पूरा सब्जेक्ट आता ही नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। कोई टीचर कॉस्ट का था, कॉस्ट पढ़ा रहा था, उसने देखा कॉस्ट के 2 चैप्टर उठ के इसमें आ गए हैं, उसने देखा हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। उसने जब किताब उठाई, पता चला ये तो सिर्फ 2 चैप्टर ही हैं, बाकी 15 चैप्टर और भी। चले न्यूमेरिक एरिया में मैं पढ़ा लेता हूँ, थ्योरी कभी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाने के लिए तैयारी करना पड़ेगी। तो फिर क्या किया, एक और टीचर को देखा जो बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, तू ये पढ़ा लेगा? उसने कहा हाँ मैं ये पढ़ा लूँगा। चलो आप मिलके पढ़ाते हैं, और उसके बाद एडवोकेट करते हैं कि 2 टीचर मॉडल पेपर है। तो एक टीचर बिज़नेस मैनेजमेंट का था, बिज़नेस मैनेजमेंट सारी ज़िंदगी पढ़ाई जा रहा था, न्यूमेरिक कभी नहीं पढ़ाया था, तो उसने मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि बिज़नेस मैनेजमेंट है। लेकिन जब बुक उठाई देखा 8 चैप्टर तो मैं पढ़ा लूँगा, बाकी 9 चैप्टर वो तो तैयारी करना पड़ेगी, कभी पढ़ाई भी नहीं। कॉस्ट के टीचर को कहो तेरा पेपर है ये, तू भी आ मेरे साथ, तो मिल के 2 बन गए। और बिलीव मी, पिछले सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट्स ने 2 टीचर से पढ़ा, 2 टीचर से पेपर बैलेंस ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरा पेपर पढ़ाया। ये 9 चैप्टर के ऊपर
मेरे थे सिर्फ 30 लेक्चर और 70 से 80 लेक्चर इनके ऊपर लगे। फिर जाके इनफ प्रैक्टिस हुई, अदरवाइज इनफ प्रैक्टिस ही नहीं हो रही थी। और जब 2 टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिए 50-50 लेक्चर। वो एक ने 50 लेक्चर इसके ऊपर लगा दिए, दूसरे को मिले यहाँ पे 50 लेक्चर। तो क्या वो 70 लेक्चर वाला काम 50 में हुआ? नहीं। ये एक चैप्टर था वैक का, जिसके ऊपर मैंने अपनी क्लास में कोई 85 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए। कितने? 85। एक दूसरा कॉलेज जहाँ पे 2 टीचर पढ़ा रहे थे, वहाँ के एक स्टूडेंट से पता चला उन्होंने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। कितने? 4। क्यों? टीचर पेपर को बैलेंस कर ही नहीं सकता। जिन टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक के पास ज़्यादा टाइम है, वो रटे लगवाए जा रहे हैं, हालांकि वहाँ पे रटे की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करवानी है और 25 से 30 लेक्चर में वो काम पूरा हो गया। हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। क्यों? बुक के अंदर ही कोई 40 क्वेश्चन है हर चैप्टर के अंदर, तो प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे बेशक चैप्टर उतने ही है, लेकिन टाइम ज़्यादा चाहिए। इसलिए 2 पेपर नहीं है, एक पेपर है। एक ही स्टूडेंट ने देने जाना है, एक ही टाइम में जाके देना है। तो इसलिए 2 टीचर की सूरत में मेरे ख्याल से तो पेपर बैलेंस नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो जाएगी। हाँ, कहाँ पे 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर को पूरा पेपर आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं पूरा पेपर, तो फिर क्या पढ़ाएगा? मीन अपना एरिया पढ़ा तो देगा, लेकिन शायद बच्चों के साथ उतना इंसाफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने पिछले सेमेस्टर में देखा है उन बच्चों को जिन्होंने 2 टीचर से पढ़ा है, एंड पे आके नहीं थे सेटिस्फाई। क्यों? प्रैक्टिस उतनी जितनी चाहिए थी किसी एरिया की उतनी हुई नहीं। क्यों? एक टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। इधर वाला टीचर फंस गया 50 लेक्चर के अंदर, उस 50 लेक्चर में जितना को हो सका उसने करवाया। उधर वाले ने ज़रूरत से ज़्यादा रटे लगवाना शुरू कर दिए, बच्चे का रटों पे टाइम वेस्ट करवा दिया। मीन बैलेंस नहीं हुआ। सो हमारा कोई 100 लेक्चर्स में हम ये सिलेबस वाइंड अप करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? हमारी अपनी बुक होगी, उसी के अंदर से हम स्टडी मटीरियल पढ़ेंगे, वहीं से हम प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ये तो हो गया सब्जेक्ट का नॉलेज इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ज़ियाउल हक। क्यों? मैं जब पैदा हुआ ना तो ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, और मेरे दादाजी के पीर साहब फैमिली में जो भी पैदा होता था उसका नाम रखा करते थे नेक शगुन। और हमारी फैमिली में सब के नामों के साथ हक आता था, तो मेरी दफ़ा कोई और हक मिला नहीं, तो उन्होंने ज़ियाउल हक रख दिया। मैं भी छोटा सा पैदा हुआ था, नहीं पता था क्या रखा जा रहा है, किसका नाम है, तो एक्सेप्ट कर दिया। अब पता नहीं वो बंदा कैसा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बंदा बन जाऊँ। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घर वालों ने एक स्कूल में दाखिल करवा दिया, एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जिसकी ना कोई बिल्डिंग थी ना कोई फर्नीचर था, ना बिल्डिंग ना फर्नीचर। किसी भी बंदे का कोई प्लॉट कहीं पे खाली पड़ा, उसने कहा जी यहाँ पे क्लासेस लगा लें। किसी का खाली पड़ा, उसने कहा जी यहाँ पे क्लासेस लगा लें। तो क्लास 5 तक ऐसे ही नीचे बैठ के घर से अपना बोरिया ले जा के बिठा के उसके ऊपर बैठ के पढ़ा। क्लास 6 में गवर्नमेंट हाई स्कूल में चला गया, जहाँ पे बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, लेकिन सिर्फ सीनियर क्लास के लिए। मीन क्लास 6, 7, 8 तक भी फर्नीचर नहीं था, लेकिन एक लश ग्रीन ग्राउंड हमें मिल गया था बैठने के लिए, या कोई ईंटें मिल जाती थी, नीचे रख के बैठ गए। तो क्लास 6 to 8 ऐसे पढ़ा। क्लास 6 से ABC पढ़ना शुरू की। आप लोग तो स्कूल जाने से पहले ABC पढ़ ली ना। मुझे क्लास 5 तक ABC ये 3 करैक्टर का भी नहीं पता था, ना लिखने आते थे, ना बोलने आते थे, ना पढ़े थे। क्लास 6 से ABC पढ़ना शुरू की। मैट्रिक में गया तो क्लास 8 तक वैसी क्लास का मैं मॉनिटर होता था, जैसे क्लास में 8-10 फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं, तो मैं भी वैसी फर्स्ट पोजीशन पे होता था। तो घर वालों ने सोचा हमारा होनहार पुत्र है, ये तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट के साथ करेगा। चलो जी, मैट्रिक स्टार्ट कर दिया साइंस सब्जेक्ट के साथ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। मैट्रिक का जब रिज़ल्ट आया तो मार्क्स मेरे कम थे, मतलब उससे किसी FSC के अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता था। मतलब आप लोगों का FSC के बाद डिसाइड हो ना आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते, मेरा मैट्रिक के बाद डिसाइड हो गया था कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। अच्छा जी, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है तो क्या करें? किसी ने कहा इसको कॉमर्स की लाइन में डाल दो। क्यों? उसके बाद बैंक में जॉब मिलती है। पता है लोग बैंक जॉब को क्या समझते थे?
लेकिन हवा बना होता है बैंक में जॉब मिलती है, ऑफिसर, बैंक ऑफिसर, टाई शाई लगा के जाया करेगा। मैं कहा ठीक है भाई, कॉमर्स की लाइन में चले गए जी, बैंक में जॉब करेंगे। कॉमर्स की लाइन में चले गए, एक होता है आई.कॉम, एक होता है डी.कॉम, डिप्लोमा इन कॉमर्स। तो उधर कॉलेज हमारे जो करीबी था वहाँ पे डी.कॉम हो रहा था, तो डी.कॉम स्टार्ट कर दिया जी। डी.कॉम स्टार्ट कर दिया, इसके बाद क्या होता है? किसी ने कहा जी इसके बाद तो होता है बी.कॉम। अच्छा, बड़ी कमाल चीज़ है भाई। लेकिन सबसे अच्छा जो है ना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इदारा है, हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ से होता है। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मेरिट बनाना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरिट बनाऊँगा। बी.कॉम स्टार्ट कर दिया हैले कॉलेज में, बी.कॉम का मेरिट बनाने के लिए। देखो क्या गोल, बी.कॉम का मेरिट बनाने के लिए डी.कॉम स्टार्ट किया। डी.कॉम फर्स्ट ईयर का जब रिज़ल्ट आया तो मार्क्स फिर कम। पता चल गया कि इससे हैले कॉलेज में बी.कॉम का मेरिट नहीं बनने वाला। एक टीचर से डिस्कस किया, उसने कहा तो इस तरह कर, साल रिपीट कर दे, ज़ाया कर दे। जैसे आप लोगों को किसी ने कहा होगा कि दोबारा रिपीट करो, डॉक्टर बन जाओगे, क्या ख्याल है? तो मुझे भी कहा फर्स्ट ईयर तू रिपीट कर, मेहनत कर, मार्क्स बढ़ेंगे तो फिर आगे जो है वो मेरिट बना के हैले कॉलेज जाके बी.कॉम करेगा, बी.कॉम करेगा। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा साल ज़ाया किया तो, ये तो बात ठीक नहीं है। एक और टीचर से डिस्कस किया, उसने कहा तो इस तरह कर, अभी सप्लीमेंट्री में फर्स्ट ईयर के पेपर सारे के सारे दोबारा से रिपीट कर दे, और सेकंड ईयर भी साथ साथ मेहनत जारी रख, और यूँ मार्क्स शायद बढ़ जाए, ट्राई कर ले। पहले के पास गया, उसने कहा इतना तो काबिल होता तभी तेरे मार्क्स कम होते, तुझे साल ज़ाया करना पड़ेगा। दूसरे ने कहा नहीं यार तू ट्राई कर ले। मैंने ट्राई किया, फर्स्ट ईयर के पेपर सप्ली में सारे दोबारा दिए, पहले से कोई 98 मार्क्स बढ़ गए, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आई। आज वो टीचर मेरी एग्जांपल देते हैं कि यूँ भी हमने बढ़वाए हुए हैं। सेकेंड ईयर में थोड़ी मेहनत की तो डी.कॉम हो गया, हैले कॉलेज का मेरिट बन गया, उठ के आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी में बी.कॉम करने। बी.कॉम स्टार्ट किया, तब क्या सिर्फ बी.कॉम ही करना है? नहीं, इसके बाद मास्टर भी होना चाहिए, बैंक में अच्छी जॉब लेनी है तो। अच्छा जी, मास्टर क्या है जी? बी.कॉम के बाद एम.कॉम होता है, लेकिन अगर कुछ कमाल करना है ना तो फिर एम.बी.ए। अच्छा, लेकिन एम.बी.ए अगर बहुत अच्छा करना है ना तो वो पाकिस्तान में एक ही इदारा है, आई.बी.ए, वहाँ से होता है सबसे अच्छा एम.बी.ए। मैंने कहा अच्छा मैं वहाँ से करूँगा, लेकिन वहाँ पे बी.कॉम के टॉप 15 स्टूडेंट्स ही जाते हैं, इससे नीचे नहीं जाते। क्यों? मेरिट अच्छा खासा हाई है, बनाऊँगा। बी.कॉम स्टार्ट कर दिया एम.बी.ए का मेरिट बनाने के लिए। बी.कॉम पार्ट 1 का जब रिज़ल्ट आया तो मार्क्स फिर कम। वहाँ से पता चल गया कि अब तो मेरिट बन ही नहीं सकता। क्यों? पीछे इंटरमीडिएट मैट्रिक से मार्क्स भी काउंट होते हैं, वो ऑलरेडी कम है, और बी.कॉम वैसे ही अंग्रेज़ी में है, साल तो मैं रिपीट करने नहीं वाला, पहले पता नहीं कैसे किया। तो सड़ी शक्ल बना के फिरता रहता था, जैसे आप लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने थे तो सड़ी शक्ल बना के फिर रहे होते थे। एक बंदा मिला, उसने कहा क्या हुआ, इतनी क्यों सड़ी शक्ल बनाई हुई है? मैंने कहा ये एम.बी.ए का मेरिट बनाना था, नहीं बना तो ज़िंदगी तबाह होगी मेरी। तो उसने कहा एम.बी.ए का मेरिट नहीं बना तो फिर क्या हुआ, तू सी.ए कर लेना। ये एम.बी.ए तो सी.ए वालों के नीचे काम करते हैं, तू सी.ए कर लेना, तू तो खुशकिस्मत है कि तेरा मेरिट नहीं बना, तेरे पास सी.ए का चांस है, तो स्कूल से सी.ए करना, वरना मेरिट बन जाता, तू एम.बी.ए करता और सी.ए वालों के नीचे काम करता, तो तू सी.ए कर लेना। तो हाँ यार बात तो तेरी ठीक है, चलो मैं सी.ए कर लूँगा। बी.कॉम पार्ट 2 में थोड़ी मेहनत की, बी.कॉम पार्ट 2 पास हो गया, सी.ए करना स्टार्ट किया। ये अभी तो कोई भी आई.कैप में एडमिशन ले लेता है, तब एक पी.पी.टी टेस्ट होता था सी.ए में रजिस्ट्रेशन के लिए, वो टेस्ट दिया, पास हो गया, सी.ए में रजिस्ट्रेशन हो गई आई.कैप में। सी.ए स्टार्ट करने वाला था, एक बंदा मिल गया, कहता क्या करने जा रहा है? मैं कहा सी.ए। कहता पागल हो गई, ये तो होता ही नहीं है, फ़लाँ को देख उससे नहीं हुआ, फ़लाँ को देख बूढ़ा हो गया अभी तक नहीं हुआ, तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा मैं क्या करूँ फिर? वो तू आई.टी की फील्ड में जा। उस वक्त आई.टी फील्ड नई नई बूम पे आई थी, तो तू आई.टी की फील्ड में जा, आगे देखो कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तू आई.टी की फील्ड में जा, तुझे बिल गेट्स उठा के ले जाएगा। तू क्या बम चीज़ निकलेगा दुनिया में, तू जा आई.टी की फील्ड में, कहाँ जा रहा है तू सी.ए करने? ये तो होता ही नहीं है, बूढ़ा हो जाएगा, तू सारी ज़िंदगी लगा रहेगा। मैं कहा बात तो तेरी ठीक है। मैं चला गया आई.टी के कॉलेजेस में इन्फॉर्मेशन लेने कि मैं मास्टर करता हूँ आई.टी में।
एक कॉलेज के पास गया, वो कहते हैं जी हम करवा रहे हैं MCS मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस। एक के पास गया, वो कहते हैं जी हम करवा रहे हैं MSc इन कंप्यूटर साइंसेस। एक कॉलेज कहता है जी हम करवा रहे हैं MIT मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चीज़ें सेम, बस सिर्फ नाम चेंज। एक कॉलेज के पास गया, वो कहता है जी हम करवा रहे हैं MEC मास्टर इन E-कॉमर्स। मैं क्या की कहता देख तूने किया है D.Com कॉमर्स, B.Com कॉमर्स, तो आगे मास्टर इन E-कॉमर्स मीन कॉमर्स भी और IT टेक्नोलॉजी भी, तो देख तेरे लिए रेलेवेंट फील्ड ये बनती है। हमने तो ये डिग्री निकाली आप लोगों के लिए, कॉमर्स भी और साथ टेक्नोलॉजी भी। आप लोग क्या तोप चीज़ निकलोगे दुनिया में, दुनिया में आगे डिमांड इसी की है। मैं कह यार बात तो तेरी वाकई रेलेवेंट लग रही है, मास्टर इन E-कॉमर्स, कॉमर्स भी और IT भी। तो मैंने मास्टर इन E-कॉमर्स स्टार्ट कर दिया। मास्टर इन E-कॉमर्स का पहला सेमेस्टर पढ़ा तो कुछ समझ नहीं आई क्या चल रहा है। किसी ने पूछना क्या कर रहा है, मैं कहता था MEC ओ की है, मास्टर इन E-कॉमर्स ओ की है। मतलब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो, जैसे आप लोगों से पूछते हैं ना CA, पूछते हैं क्या BA कर लिया, एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं ये CA कुछ और चीज़ है, BA नहीं है। सो एक सेमेस्टर पढ़ा, समझ नहीं आई क्या हो रहा है। मैंने सोचा शायद मैं नया नया IT फील्ड में आया हूँ इसलिए समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा और वेट करते हैं। दूसरा सेमेस्टर पढ़ा, फिर कुछ समझ नहीं आई, क्यों ना कॉमर्स थी ना IT थी, पता नहीं क्या चल रहा था। तो कोई 10 को माह बाद मुझे ख्याल आया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, झक मार रहा हूँ, मेरा काम नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ी भी ड्यू होगी थी, तो मैंने सोचा फ़ी बचाओ, निकल लो यहाँ से। मैंने मास्टर इन E-कॉमर्स में 10 माह गंद घोलने के बाद उसे छोड़ दिया, वापस आ गया CA। मैं CA करूँगा, CA स्टार्ट करने लगा। फिर एक बंदा मिल गया, क्या करने जा रहा है, मैंने कहा CA, क्या कमाल, बहुत अच्छा डिसीजन, यही करना चाहिए, आगे दुनिया में स्कोप ये करने की कोई चीज़ है तो यही है। मैं तो चलो को बंदा तो मिला, लेकिन तू इस तरह कर, तूने CA करना है। मैं कहा हाँ, तो इस तरह कर, पहले कर ACCA फिर कर CA। मैं कहा वो क्यों, कहता देख ACCA है एक UK की सर्टिफिकेशन, 2 साल में वो हो जाएगा। उसके बाद ICAP कहता है कि अगर आपने ACCA किया तो आपको CA के सिर्फ फाइनल के 2 पेपर देने और आपका CA हो गया। और उस वक्त वाकई ही ICAP ने इतनी एग्जाम्पशन दी हुई थी कि ACCA वालों को सिर्फ फाइनल का टैक्स और लॉ देना होता था और उसके बाद CA हो गया। ये तो कमाल हो गया। मैंने ACCA स्टार्ट किया CA करने के लिए। ACCA के 2 पेपर मैंने पास किए तो ICAP का मूड बदल गया। ICAP ने कहा भाई अब आप ACCA वालों को CA फाइनल के 2 पेपर नहीं 2 मॉड्यूल देना पड़ेंगे, 6 पर्चे देना पड़ेंगे। मैं कहा है, मैं कहा चलो अब करना है, 2 पेपर नहीं 6 दे देंगे, करेंगे। ACCA स्टार्ट कर दिया CA करने के लिए। ACCA के 5 पेपर पास किए। शाम में क्लासेस होती थी, सुबह सारा दिन सोए रहना, शाम में क्लास लेनी, रात को थोड़ा सा पढ़ना, सुबह 2-3 बजे तक सोए रहना। एक घर में रहता था, ऊपर मेरे रहता था एक मालिक मकान, उसने एक दिन मुझे सुबह सुबह उठाया, कहता आ कहीं काम जाना है। मैंने कहा काम, कहता कहीं जाना है आ जा। मैंने शायद कहीं कोई काम शाम पे जाना होगा, इसने कोई हेल्प चाहिए होगी। तैयार शहर वो उसके साथ किया, मुझे एक स्कूल में ले गया। मैंने कहा स्कूल मतलब मैट्रिक का स्कूल, मैं तो मैट्रिक कर चुका हूँ, पता नहीं इसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी यहाँ पे। मुझे ले गया उधर, प्रिंसिपल उसका दोस्त था और मुझे वहाँ पे बिठा के कहता ये बच्चा आपके पास पढ़ाएगा। मैं कहा मैं पढ़ाऊँ? कहता हाँ सारा दिन सुबह सोया रहता है, स्कूल से इधर सुबह पढ़ा, पैसे कमा, शाम में अपना पढ़। मैं कहा बात तो तेरी ठीक है, पैसे कमा पैसा। प्रिंसिपल मुझे कहता क्या पढ़ाएगा? मैं कहा ये तो आपने बताना है, मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैंने तो नहीं कभी पढ़ाया। अच्छा तूने क्या क्या किया हुआ है? मैंने बताया जी मैंने ये B.Com किया हुआ है, 8-10 माह मैंने मास्टर इन E-कॉमर्स में झक मारी हुई है, ACCA अभी मैं कर रहा हूँ, 5 पेपर पास हैं। अच्छा तूने IT पढ़ी हुई है, कंप्यूटर पढ़ा हुआ है? मैं कहा हाँ। तू हमारे पास मैट्रिक का कंप्यूटर पढ़ा? मैं कहा मैट्रिक का कंप्यूटर ज़िंदगी मैंने खुद नहीं कभी पढ़ा, मैंने तो बायो ये चीज़ें पढ़ी थी। उसने कहा नहीं तो पढ़ा लेगा। मैं कहा चलो कहता तो पढ़ा दूंगा, अदरवाइज मुझे तो नहीं पता क्या है वो कैसे पढ़ाना है। वो साथ वाले मुझे कहा मैं तुझे बता दूंगा, पढ़ा लेगा तू। वहाँ से निकले, मुझे वो एक बुक शॉप पे ले गया, वहाँ से उसने मुझे कोई गाइड शाइड किताबें ले दी कि ये बस पढ़, सुबह जाके पढ़ा दे। मैंने क्या किया जी, किताबें पकड़ी, रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ना, सुबह जाके पढ़ा देना, रात को पढ़ना, सुबह जाके पढ़ा देना।
वो क्या हुआ, पहले ही साल में मेरे एक स्टूडेंट के कंप्यूटर के बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। स्कूल वाले पागल हो गए, तुम्हारे पास पता नहीं कोई तो टीचर आ गया। हमारे किसी स्टूडेंट के मैथ में कभी 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए थे, ये कंप्यूटर में आ गए। उस स्टूडेंट ने कहीं अकेडमी में जाके पढ़ा होगा तो इसके नंबर अच्छे आ गए, मेरा इसमें क्या कसूर था। उन्होंने समझा कि कोई तो टीचर है। मुझे कहते तुम्हारे पास अकेडमी में पढ़ाएगा, हमारी अकेडमी भी है शाम में। मैं कहा पैसे मिलेंगे? कहता हाँ मिलेंगे। तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊँगा। नहीं जी, शाम में अकेडमी में कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया। उस दौर में स्कूलों में ये नया OA लेवल में अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, इकनॉमिक्स, स्टैट ये सब्जेक्ट आए थे। तो स्कूल वालों ने O लेवल स्टार्ट किया, कहते ये सब्जेक्ट पढ़ा दे, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, इकनॉमिक्स, स्टैट, कंप्यूटर। मैं कहा सारे मसला ही कोई नहीं है, वो पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम में अकेडमी वालों ने कहा तो ICOM BCom को भी पढ़ा लेगा। मैं कहा कोई मसला ही नहीं है। देखिए क्या हुआ, 5 पेपर मेरे ACCA के पास थे और 5 साल हो गए। मैं सुबह 7 बजे घर से निकल रहा हूँ, सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर एकेडमी, रात को फिर ट्यूशन और रात को 11 बजे घर घुसता हूँ। स्टडी की भाड़ में मैं टीचिंग खेली जा रहा हूँ। 5 साल यही काम होता रहा, सिर्फ 5 पेपर इसी के पास, 5 साल का गैप आ गया। 2007 में एक दोस्त जा रहा था UK, ACCA के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर रहा था, स्टडी वीज़ा। तो मुझे कहता हम क्या सारी ज़िंदगी यहाँ पे खज्जल ख्वार होते रहेंगे, चला बाहर दरख्तों पे नोट लगे होते हैं, लोग उतार के लाते हैं, हम भी उतार के लाते हैं, हाँ बाहर चलते हैं। वो फ़लाँ को देख बाहर गया, आता है क्या बन ठन के आता है, वो फ़लाँ को देख बाहर गया, पीछे उसने कितनी प्रॉपर्टी, क्या उसके घर वालों के टशन हैं, तो चला हम भाई बाहर से नोट उतार के लाते हैं दरख्तों पर। बात तो तेरी ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। नहीं जी, स्टडी वीज़ा हमने अप्लाई किया बाहर जाने के लिए। स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, आपकी फैमिली का बंदा जिसकी एक तगड़ी बैंक स्टेटमेंट साथ लगती है आपकी एप्लीकेशन के कि मेरा स्पॉन्सर है जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मैं वाकई ही पढ़ने जा रहा हूँ, फिर जाके वीज़ा मिलता है। उसका अब्बा अच्छा खासा वेल ऑफ था, उसने तो बैंक स्टेटमेंट अपनी लगा दी। मैंने फैमिली में देखा किसी का बैंक में अकाउंट ही नहीं है, स्टेटमेंट तो बड़ी दूर की बात है, सारे तिजोरियों में पैसा रख के बैठे हुए। तो क्या करें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में 5-6 माह की हिस्ट्री चाहिए होती है। अपने भाई को कहा, उसने अपने किसी दूर का कोई दोस्त था, उसकी एक तगड़ी बैंक स्टेटमेंट मुझे ला दी कि ये देख ले, इसे कोई काम चल सकता है। तो मैं कंसल्टेंट के पास गया कि यार ये बैंक स्टेटमेंट मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। उसने कहा कोई मसला नहीं, हम काम करते हैं, तो मुझे इसकी ID कार्ड की कॉपी भी ला दे। मैंने ID कार्ड की कॉपी भी ला दी, उसके ऊपर उसने पता नहीं क्या कोई ब्लैंक लगा के कुछ लिख के उसकी दोबारा कॉपी करवाई। उसका जैली निकाह नामा बनवाया, बैक डेटेड का रजिस्टर्ड करवाया, जिसमें अपने दादा के सिग्नेचर मैंने खुद किए और उसे कागज़ों में मेरा फूफा शो कर दिया। निकाह नामा जैली बनवाया, बाकायदा बैक डेटेड में रजिस्टर्ड करवाया। मीन ऐसे भी काम पाकिस्तान में होते हैं, और उसे मेरा कागज़ों में फूफा शो कर दिया। मेरा फूफा है, फूफो नहीं फूफा है, मेरे फूफो को पता ही नहीं ये मेरा फूफा है, मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरा स्टडी का खर्चा बर्दाश्त करेगा। मैं कहा अच्छा कमाल हो गया भाई, मुझे तो वीज़ा चाहिए, फूफा बनाओ जो मर्ज़ी बनाओ। वीज़ा अप्लाई किया, एम्बेसी वालों ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, आपका इस बंदे के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, था भी नहीं। वो दूसरे दोस्त का लग गया, वो UK चला गया। मैं अब पकड़ के कंसल्टेंट के पास आया, क्यों है? कहता हमने झूठ बोला था, उन्होंने पकड़ लिया। ये क्या बात हुई यार? कहता बस अब आपकी फ़ी रिफंड करवा लेते हैं, तब तक आप अपनी कोई फैमिली मेम्बर की बैंक स्टेटमेंट बनवाएं, तो 5-6 माह बाद हम दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर लेंगे। मैं कहा ये तो कोई बात नहीं। एक और कंसल्टेंट के पास गया, उसने कहा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए ना तो दोबारा अपील कर दो तो लग जाता है। मैं कंसल्टेंट के पास गया, यार अपील करें। उनका अपील हम किस बेस पर करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि हम सच्चे हैं तू झूठा है? हमने झूठ बोला था, उन्होंने कहा आपने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, हम क्या एविडेंस दें कि वाकई तेरा फूफा है ही नहीं। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा यार तू एक काम कर, अपील कर तो सही, ये तो अपने 15,000 रुपये ले फ़ीस, तो अपील कर। उसने अपील की, वीज़ा लग गया। कैसे लगा?
आजकल वो मेरी एग्जांपल देता है कि मैंने यूँ भी वीज़े लगवाए हुए। खैर वीज़ा लग गया 2008 में, मैं पाकिस्तान से मूव हो गया यूके में, लंदन, बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़े लोग, एक नई दुनिया में। सोचा अब आ गया तो पढ़ भी लूँ, तो दोबारा से ACCA स्टार्ट किया। ACCA के बाकी पेपर पास किए, एक अच्छा रेफरेंस वहाँ पे दुनिया की टॉप फर्म डेलॉयट यूके में मिला। वहाँ पे आर्टिकल स्टार्ट हो गए। कोई 3 दिन मैं फर्म में जाता था, 3 दिन कॉलेज की क्लासेस होती थी, संडे भी फ्री नहीं बैठता था। एक कंपनी सेंसबरीज़ के पेरोल डिपार्टमेंट में चला गया, वहाँ पे काम करता रहा। ACCA हो गया। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी ने हमें ऑफ़र की कि अगर आपने ACCA किया हुआ है तो आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर हमारे पास पढ़ना है, आपका MBA हो जाएगा, बाकी MBA आपका एग्जाम्प्ट। मैंने कहा हाँ, MBA मेरा एक सपना था, IBA ना सही तो चलो यूके की यूनिवर्सिटी सही। तो 1 सेमेस्टर पढ़ के MBA कर लिया। फिर दुनिया की जो टॉप अकाउंटेंसी बॉडी है ICAEW, ICAP का 7वां नंबर है दुनिया में, ICAEW का पहला नंबर है, इवन ACCA का 4था नंबर है। उसने कहा अगर आपने ACCA किया हुआ है तो आपने ICAEW के सिर्फ 2 पेपर देने हैं और एक फ़ाइनल थीसिस देना है, आपको ACA मिल जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो भी सपना था। मैंने सोचा चलो ICAP ना सही तो ये सही, तो ICAEW के 2 पेपर दिए, थीसिस दिए, तो ACA भी हो गया। डेलॉयट यूके में एज ए ऑडिट मैनेजर काम कर रहा था। पाकिस्तान हर साल तकरीबन चक्कर लगता था। तो 2011 में जब चक्कर लगा तो माँ इमोशनल हो गई कि ये क्या, तू अब वहाँ पे रहे, हम यहाँ पे रहे, मतलब इसलिए तुझे पढ़ाया लिखाया, ये कोई ज़िंदगी है। मैं भी इमोशनल हो गया। तो फिर यूके क्विट करके पाकिस्तान आ गया। सोचा पाकिस्तान जाऊंगा तो ये दुनिया की टॉप फर्म से जा रहा हूँ, तो पाकिस्तानी फर्मों के अंदर तो लोग मुझे उठाएंगे। यहाँ बैग किसी ने मुँह ही नहीं लगाया। कहते हैं यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है, हम आपको एज ए ऑडिट सीनियर अभी रखेंगे, तो 5-6 माह आप काम करें, फिर आपको मैनेजर की पोस्ट में लेके आएंगे। कुछ पैसे भी बड़े थोड़े से दे रहे थे। तो ऑलरेडी 1-2 दोस्त कुछ कॉलेजेस में CA ACCA को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा तू छोड़, टीचिंग में आ जा, पैसा बड़ा यहाँ पे। तो 2011 के एंड से ACCA CA की टीचिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी, और तब से ऑडिट, बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट चल रहे हैं। और आज आप लोगों की बदकिस्मती कि आप लोग मेरी क्लास में आ गए, और आने वाले 6 माह अब आप लोगों को मुझे आप लोगों को झेलना पड़ेगा। क्या ख्याल है? ये स्टोरी बताने का मकसद क्या था कि मैं कोई होनहार पुत्र नहीं था, कोई लायक फाइक बच्चा नहीं था। स्टार्ट मेरा भी बुरा था, लेकिन एक टाइम पे आके डिसाइड कर लिया कि अब ये करना है। और जब आप डिसाइड कर लो ना कि अब ये करना है, तो ऊपर से कुछ ना कुछ मदद ऑटोमेटिकली आ जाती है जो आपको उस चीज़ में सक्सेस दे देती है। इसलिए पीछे जो भी हुआ सो हो गया, उसे भूल जाओ। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सके, शायद खुशकिस्मती थी नहीं बन सके। मैंने कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स को डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद MBA करते भी देखा है। क्यों? क्योंकि ये MBA करके ही वो मैनेजमेंट लेवल पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ मैनेजमेंट लेवल पे नहीं जा सकते, वो नीचे एज ए एम्प्लॉई काम करेंगे। और आपको तो CA में वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं। स्पेशली ये पेपर अगर CA से निकाल दें तो CA के अंदर है क्या? सिर्फ अकाउंटिंग मीन मुंशी हो आप मैनेजमेंट लेवल पे नहीं जा सकते। ये पेपर रखने का मकसद ही क्या है? ताकि आपके अंदर कोई मैनेजमेंट लेवल की स्किल सिखाई जाए जो आपको मैनेजमेंट लेवल पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO CFO लेवल पे लेके जा सकती हैं। सो अभी जो आप कर रहे हो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। पीछे जो हुआ सो हो गया, अब से ऑनवर्ड प्लीज़ कोशिश करो, आने वाले 6 माह अपना एक टाइम टेबल बनाओ, 3 से 4 पर्चे पास करो, उससे आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मीन ये आपकी ज़िंदगी का डिसाइडिंग पीरियड है। या आपकी ज़िंदगी बनाएगा या आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देगा। मीन 1-2 अटैम्प्ट्स अगर लग गई तो उसके बाद अपने आप से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी। क्यों? आप रहोगे सिर्फ़ और सिर्फ एन इंटरमीडिएट।
बाकी साथ वाले हो सकता है कोई MBBS कर गया है, कोई मास्टर कर गया है, और आप क्या हो, जस्ट एन इंटरमीडिएट। फिर ना सीए करने जोगे होते हो ना छोड़ने जोगे होते हो। करने जोगे क्यों नहीं होते? वो गंदे जरासीम अंदर जो आ चुके होते हैं उनकी वैक्सीन नहीं मिल रही होती। छोड़ने जोगे क्यों नहीं होते? सारी दुनिया को गर्व के साथ बताया होता है क्या कर रहा है, सीए। आपको पता है आपके फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स किसी को बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो, सीए, तो इससे उनकी रिस्पेक्ट बनती है, आपकी तो बनती है। तब आप इसलिए छोड़ने जोगे नहीं होते कि दुनिया को क्या बताऊंगा कि मैंने छोड़ दिया। लेकिन कर क्यों नहीं रहे होते? क्यों? गंदे जरासीम ही अंदर इतने आ चुके होते हैं कि वो रूटीन चेंज नहीं हो रही होती, फंस चुके होते हो पूरी तरह से। इसे प्लीज़ अब से ऑनवर्ड अपने आप को मनाओ, इसे मनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो इस सेमेस्टर में, ताकि 3 या 4 जितने भी पर्चे हैं वो पास करके अपनी ज़िंदगी बना सको। बाकी चीज़ों को कोशिश करो थोड़ा सेक्रीफाइस कर दो। ये बाद में डबल ट्रिपल इंजॉय करेंगे हम। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, डबल ट्रिपल इंजॉय करोगे। अभी आधी पूरी इंजॉय करोगे, और अगर पेपर पास ना हुए तो बाद में अच्छी नहीं लगनी। सोफली कल मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे हम MFA का सबसे जो औखा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे औखा चैप्टर जो बाकी लोग शायद सबसे एंड पे करवाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट में करेंगे। क्यों? वो स्टार्ट में करेंगे तो एंड तक हम उसकी प्रैक्टिस कर करके, रिपीट टेस्टों में कर करके उसको इजी बना लेंगे, ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो उस औखे टॉपिक का क्वेश्चन हम टैकल कर सकें। क्यों? इजी तो टैकल कर ही लेंगे। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ।